अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से और उस एक प्रॉपर्टी से जिससे हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट होता है ना, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ये अगर हम वायर की बात करें तो एक लाइव वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है, तो उसमें दो पोल होते हैं, प्लस माइनस। या फिर एग्जांपल लें हम तो जैसे बैटरी का एक टर्मिनल होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। सेम उसी तरह बॉन्ड्स में भी एटम की वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो उस पोलैरिटी को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक होता है हमारा नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, एक होता है हमारा क्या, नॉन पोलर बॉन्ड, और दूसरा होता है हमारा पोलर बॉन्ड। मतलब कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो पोलैरिटी को क्रिएट नहीं होने देते, तो उस केस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन पोलर बॉन्ड। या फिर अगर पोलैरिटी क्रिएट हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी दो एटम की सेम हो रही है, ठीक है, अगर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। मतलब ये कि जैसे एग्जांपल लें अगर हम हाइड्रोजन का, तो दो हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी तो दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बराबर खींचेंगे, और जब बराबर खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों तरफ बराबर होगी। इस केस में जो पोलैरिटी होगी वो ज़ीरो हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, जैसे इसका और एग्जांपल क्लोरीन हो गया, F2 हो गया, या ऑक्सीजन गैस हो गया। ठीक है, या फिर और हम एग्जांपल लें तो हमारे पास Br2 यानी ब्रोमीन वाट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नियरली सेम है, इक्वल है। इस केस में जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन शेयर पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो बराबर होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड में कोई भी पोलैरिटी नहीं आती। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा हो, यानी पोलर बॉन्ड का केस हो, तो पोलर बॉन्ड के केस में किसी एक जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर जाते हैं, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें AB कोई मॉलिक्यूल है और इसमें एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा शेयर्ड पेयर को, जिसकी वजह से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये स्लाइटली माइनस चार्ज शो करने लगता है और ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। और पोलर बॉन्ड ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, किस में पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो हम देखें कि अगर जो है किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी किसी दूसरे से और वो आपस में बॉन्ड कर रहे होंगे, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ पुल हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास HCl मॉलिक्यूल बहुत फेमस है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन कुछ इस तरह से होता है। सबको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ ये कैसा बॉन्ड हो गया, ये पोलर बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, इसी को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर हो। ठीक है ना, कुछ कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाती है, ये बार नियरली सेम होती है, तो उस केस में नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। और जो नॉन पोलर बॉन्ड होता है इसी का हम लोग दूसरा नाम देते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कहीं कहीं पर ये बात कही जाती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड होता है वो एक्सट्रीम केस होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। आयोनिक बॉन्ड इज एक्सट्रीम केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसका मतलब ये जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग जो होती है, टेंडेंसी जो होती है एक तरफ अट्रैक्ट होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कम होती है, लेकिन जब आयनिक बॉन्ड की बात आती है तो बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के केस में ना के बराबर होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज अ एक्सट्रीम केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब इसके बाद कितना पुल होगा, कितनी शेयरिंग होगी, टेंडेंसी होगी, कितना एक्सटेंट तक जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं किससे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूल से रिलेट करके पढ़ेंगे।
ठीक। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट बेसिकली इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मतलब कितने एक्सटेंट तक पोलैरिटी क्रिएट हुई है पोलर मॉलिक्यूल्स की, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स की, उसको कैलकुलेट किया जाता है किसके थ्रू? डाइपोल मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये डिफाइंड होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई मॉलिक्यूल ए बी है, ठीक है, ए बी एक मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, जिसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, वो डी है, ठीक है। और इस पर मान लेते हैं चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू इक्वल अपोजिट है, ठीक है। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट यानी म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है क्या डिफाइन होगा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। दोनों के बीच में कितना सेपरेशन होगा, इसके का प्रोडक्ट क्या होता है? हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। और ये हमको बताता है कि किस एक्सटेंट तक पोलैरिटी है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। आमतौर से जो इसकी यूनिट होती है वो हम लोग लेते हैं डी बाई, ठीक है ना, डी से, ठीक है, कैपिटल डी या डी बाई इसको हम लिखते हैं। इसकी यूनिट होती है डी से दिखाया जाता है डाइपोल मोमेंट को, ठीक है, एसआई यूनिट के केस में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब कि इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल होती है और इसकी डायरेक्शन किधर होती है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मान लिया हमने लिया कोई मॉलिक्यूल ए बी, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? बी की तरफ होगी, ठीक है ना। मतलब जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसी तरफ जो उसका डायरेक्शन हो जाता है हमारा डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आया, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, डायटॉमिक का मतलब जिसमें 2 एटम्स हों, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो ऐसे ही सेपरेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन इस तरह सेपरेट आउट है, या हमारा हाइड्रोजन इस तरह सेपरेट आउट है। तो जब 2 एटम्स होंगे या डायटॉमिक केस होगा तो हम ईजिली म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस आया जिसमें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मतलब कई सारे हैं, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? उस केस में हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टिल हम बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस तरफ जो डाइपोल होगा, अभी हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ए से ज़्यादा है, ठीक है। तो इधर डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा और इधर डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। ये कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा होगा क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। दिस इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम बना के और वेक्टर को ऐड करके हम क्या निकालते हैं? इसका डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब याद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे न्यू रिजल्टेंट का 2 इम्पॉर्टेंट केस होता है, या तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो या तो इक्वल टू ज़ीरो। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है तो हमको समझना होगा कि कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि म्यू की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो पोलैरिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? हमारा डाइपोल मूवमेंट के ऊपर। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हमको एकदम सीधे सीधे समझना है कि ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है, यानी किसी एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन के जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक तरफ पुल हो रहे होंगे। और अगर ज़ीरो आ रही है तो ये कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें वाटर की, ठीक है। तो वाटर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरह से होता है। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो रिजल्टेंट किधर किधर इधर जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन इधर होगी। और इसका रिजल्टेंट हम बनाएंगे तो हमको रिजल्टेंट यानी न्यू रिजल्टेंट
जो हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं कि डाइपोल जो होगा किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। इस केस में अगर हम डाइपोल कैलकुलेट करते हैं तो हमको कितना मिलता है 1.85 dy। ठीक है, तो इसका मतलब जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होगा, पोलर इन नेचर होगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए बेरिलियम फ्लोराइड का एग्जांपल लें। ठीक, तो बेरिलियम है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कॉस थीटा में वैल्यू cos 180 रखेंगे तो यहाँ पर हमको नेट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है ना, इसके कोई भी पोलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसी तरह से हम और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ उसके डाइपोल मूवमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इनमें पोलैरिटी होगी या फिर पोलैरिटी नहीं होगी। ठीक है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है NF3 और NH3 का कंपैरिजन। ठीक है ना, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो रहेगी, कंपैरिजन ऑफ NF3 एंड NH3। छोटी सी टॉपिक है, सेपरेट वीडियो रहेगी कि डाइपोल मोमेंट के कंपैरिजन की, और इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नीट वगैरह में भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अलग से एक वीडियो में स्टडी करेंगे। सो डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।